Good morning students, myself Deepak Verma. In last videos we read about basic accountancy up to type of assets. पिछले वीडियो में मैंने आपको assets तक के बारे में पढ़ा दिया था. टाइप ऑफ assets अपने चल रहा था तो वहीं से शुरू करेंगे. टाइप ऑफ असेट्स में बात की जाए तो नॉन करंट सेट्स, करंट सेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, उसको वापस ले रहे रिपीट. तो नॉन करंट सेट्स ये भी हो गया था. करंट सेट्स नाउ बेनिफिट रिसीव्ड्स दोज असेट्स विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड्स कॉल्ड करंट सेट्स. ऐसी सभी संपत्तियां जिनका एक अकाउंटिंग वर्ष की अवधि में आपको लाभ मिल जाए वो करंट सेट्स होती है. जैसे इट इंक्लूड्स द असेट्स दैट हैव वन टाइम यूज इन प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. मतलब एक ही बार होगा प्रोडक्शन सर्विस के अंदर. जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ आपको कोई यूनिट बनाती है, उसके अंदर 1 किलो कच्चा माल डलना है तो 1 किलो कच्चा माल डल गया, दोबारा उस कच्चे माल का कोई यूज नहीं आएगा. एक्वायर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और टू कन्वर्ट इनटू द कैश इन नियर फ्यूचर्स. इसका मुख्य उद्देश्य रीसेल पर्पज होता है, या मैं यूँ कह दूँ कि कैश में या नियर फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होता है. मतलब उधार में की गई बिक्री वगैरह भी इसके अंदर शामिल होती है. यूजुअली हेल्ड फॉर ए पीरियड्स नॉट लॉन्गर देन 1 ईयर. सामान्यतः एक अकाउंटिंग वर्ष के लिए होता है, वो मैंने बता ही दिया आपको. एग्जाम्पल डेटा, स्टॉक, कैश इन हैंड्स, बैंक बैलेंस एटसेट्रा, बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो. देन टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल नाम से ही है, इसका होता है मूर्त जो वास्तव में जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है. ऐसी सभी संपत्ति जिसे आप देख या छू सकते हैं वो इसमें शामिल होती है. देखिए टेक्निकली बेस पे दीज आर द असेट्स दैट हैज़ रियल और फिजिकली एक्सटेंस इन कैन बी सीन एंड टच्ड. जिसे देख या छू सकते हैं तो देखेंगे छूएंगे जिसको वो जो वास्तव में है. तो फिजिकली एक्सटेंस इज कंपलसरी रिगार्डिंग टेंजिबल असेट्स. फॉर एग्जांपल मशीनरी छू सकते हैं, लैंड देख सकते हैं छू सकते हैं, मोटर व्हीकल देख सकते हैं छू सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं छू सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं छू सकते हैं, और भी बहुत कुछ जिसे आप देख या छू सके वो सब टेंजिबल असेट्स के अंदर शामिल होगा. नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट्स. इंटेंजिबल्स अमूर्त, जो है तो सही लेकिन देख या नहीं छू नहीं सकते. भगवान है, किसी ने देखा नहीं देखा, पर भगवान है मानते. वैसे ही ये संपत्ति है नहीं पर है. जैसे पेटेंट्स होगा, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, दिखा दोगे क्या आप? नहीं दिखा सकते, पर है. इनकी यहाँ तक कि इनकी मॉनेटरी वैल्यू भी है. अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी तो ये इंटेंजिबल असेट्स फिक्टिशियस असेट्स आएगी. जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीलाइमिनरी एक्सपेंसेज, मैनी अदर्स, डेफर्ड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो. देखिए इंटेंजिबल असेट्स द असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट देयर एक्सिस्टेंस कैन बी फील और रियलाइज एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस. बिजनेस में है इसका कॉन्ट्रीब्यूट तो है. जैसे गुडविल, व्हाट इज द मीन ऑफ द गुडविल? एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर असेट्स कॉल्ड गुडविल्स. अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, वही आपकी ख्याति है. आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, लेकिन अगर मैं कह दूँ 1,50,000 के बराबर आप लाभ कमा रहे हो तो 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया. वो 50,000 रुपये आपकी क्या है? फेथ है, आपकी व्यवसाय की गुडविल है, मार्केट में आपका विश्वास है. वो तो देख या छू नहीं सकते. किसी को जाके कह दो कि गुडविल दिखा दो, नहीं है पर है. ट्रेडमार्क तो चित्र में ही बना दूंगा पर वो रजिस्टर्ड है, पर नहीं है पर है. पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और भी बहुत कुछ. Then meaning of expenditures, the money spent or liabilities incurred in purchasing goods or services for production or sale of acquired property. संपत्तियों को अर्जित करने के लिए, व्यवसाय में माल खरीदने के लिए या ऐसे कार्यों के लिए जब आप किसी भी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी खर्च करते हो वो आपका पेमेंट करते हो, वो आपका खर्च है, एक्सपेंडिचर्स है. जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूरी भुगतान किया, खर्च हुआ, बिल्कुल हुआ. पेमेंट्स ऑफ टेलीफोन बिल, यस टेलीफोन का बिल चुका है, आपकी लायबिलिटीज़ का भुगतान कर दिया, बिल्कुल हो गया. परचेज ऑफ मशीनरी, यस आपने असेट्स की उसको भुगतान एक्वायर्ड करने के लिए आपने पेमेंट किया है, ये आपका एक्सपेंडिचर है. टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर भी 2 होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू. हर चीज़ अभी इनकम भी यही आएगी, कैपिटल और रेवेन्यू. तो ये बड़ा एक सिस्टमेटिक टर्म है जिसमें बच्चे आज तक कन्फ्यूज होते हैं और रटा के काम कर देते हैं. तो रटाओ किसी में, रटने की सलाह कभी नहीं देता. और बेस से शुरू करो. मैं चाहूँ तो आज आपको सीधा आपके जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इश्यू ऑफ शेयर से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, भले 1 हफ्ता लेट हो जाए लेकिन पढ़ाना तरीके से ही है. तो देखिए अच्छे से समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स that are incurred for getting long term benefits
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होगा, संपत्ति वगैरह खरीदना, जितने भी फिक्स एसेट्स में सारी चीज़ आएगी वो इसमें शामिल होगी। और इन एक्वायर्ड फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीनरी एट्सेट्रा, तो जो फिक्स एसेट्स के लिए या ऐसे खर्च जिसका बेनिफिट आपको एक से अधिक समय के लिए मिलेगा, अधिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, वो सारे खर्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। लाइसेंस फीस हो सकती है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स के लिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, या मैं कह दूँ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और भी फिक्स एसेट्स एक्वायर्ड करने में ये सब चीज़ें शामिल हो सकती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू आयगत जो विद इन अपन अकाउंटिंग पीरियड से ही होगा, करंट ईयर से जनरली। तो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड रिटर्न फॉर्म विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर्स, जो खर्च किया गया और उसका सारा जो सेटलमेंट है वो एक अकाउंट के अंदर ही हो जाएगा। बिल्डिंग आपने इस साल की, लेकिन उसका लाभ आपको कई वर्षों तक मिलेगा, तो खर्च तो एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन उसका वह भाग जो आयगत होगा वो इसी साल में तुम्हारे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, असेट्स 5 साल चल रही थी, 20% मान लेते हैं 5 साल के हिसाब से, अगर स्ट्रेट लाइन से करते तो 20% जो खर्च है वो इसी साल नष्ट हो गया, तो वो रेवेन्यू हो गया क्योंकि वो इस साल का है। लेकिन ये जो टोटल रेवेन्यू है ये सारा का सारा इसी साल में हो जाएगा। जैसे देखिए, विच इज आल्सो एक्सपेक्टेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर्स लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी काम किया था, खत्म कर दी, बात खत्म। रॉ मटेरियल एटसेट्रा, माल, कच्चा माल खरीदा, उत्पादन हो गया, बात खत्म। और भी इट इज़ नॉन एज एक्सपेंसेज, वास्तव में इन्हीं को ही हम खर्च के रूप में शामिल करते हैं कि ये खर्च हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही आपकी प्रॉफिट और लॉस कैपेसिटी को इफेक्टेड करते हैं। गेन बहुत सार गर्भित वर्ड है। द प्रॉफिट और इनकम जनरेट दैट आर इंसिडेंटल फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड गेन। गेन आर नॉट रिजल्ट by an intended actions of a business, such profit are non recurring in nature। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हो गया ना, एक सोर्स से कंटिन्यू होगा। जैसे प्रॉफिट आप कमा रहे हो तो हमारा मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाने के लिए बार बार कमाएंगे, जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, वो वाली बात यहाँ पर आती है। मतलब कोई सडनली कोई काम नहीं है, हमारा रूटीन वर्क है और उसके कारण ये चीज़ हो रही है, वो गेन प्रॉफिट के अंदर शामिल होती है। एग्जांपल, गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स। यस, ओल्ड फिक्स असेट्स हम हर साल नहीं बेचेंगे, लेकिन बेची जाएगी, बिजनेस चलेगा, तो जब भी पुरानी होगी हम नई रिप्लेस करेंगे, बेचेंगे, उससे प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। विनिंग ए कोर्ट केस, कोर्ट केस में हमने जीत गए, ये बार बार नहीं होगा, कभी कभी होगा, लेकिन ये हो जाएगा, तो ये चीज़ें इसके अंदर गेन के अंदर शामिल होगी। इनकम, द प्रॉफिट अर्न्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इनकम। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का है, इस साल का माल बेचे, इसी साल में गए, वो प्रॉफिट, पिछला वाला गेन था, उसके लिए मैंने प्रॉफिट को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लेकिन वास्तव में वो गेन है जो कभी कभार हो रहा है, एक रूटीन वर्क में नहीं हो रहा, लेकिन है बिजनेस का पार्ट, ये रूटीन है। प्रॉफिट अर्न फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड्स, इसीलिए लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडिंग फ्रॉम सो डेटेड टू सो डेट। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता, मतलब 31 मार्च 2020 को जो लाभ हानि वर्ष समाप्त हो रहा है कौन सा है, जो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ था, तो इसी पीरियड के लाभ हानि की बात की जाएगी, तो वो हो गया द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इनकम। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड एंड एक्सपेंसेज इनकर्ड। नाउ इनकम इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज, या सिंपल वर्ड कहते हो जब आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी और खर्च कम होगा तो वो तुम्हारे पास इनकम कहलाएगी। उल्टी सिचुएशन आती है, खर्च ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम होगी, एक्सेज ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस, डेफिसिट, घाटा, एक्रूड इनकम। द प्रॉफिट अर्न्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बट द अमाउंट ऑफ द इनकम्स मनी इज येट टू बी रियलाइज्ड और रिसीव्ड। एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड इसमें गलत लिखा है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। नाउ इनकम रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर कॉल्ड एक्रूड इनकम्स। आय का वह भाग जो इसी साल कमा लिया गया है परंतु इस वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये तो एक कमीशन का एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर तो आपके एक्रूड इनकम में शामिल हो जाएगी। जैसे एक्रूड इंटरेस्ट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिलेटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स बट रिसीव्ड इन करंट ईयर्स कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एसेट्स दैट इज ट्रीट एज ए लायबिलिटीज। क्योंकि आपने कोई चीज़ एडवांस में ले ली, फ्यूचर में आपको उसके लाइबल आप काम करने के लिए फ्री में करके देना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटीज़ है, आपकी इनकम नहीं है। द अमाउंट ऑफ द इनकम्स मनी रियलाइज्ड और रिसीव्ड एज इनकम बट नॉट अनटिल द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बट इज द येट टू
जैसे कमीशन रिसीव एडवांस, आपको पहले से एडवांस पे कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट किसी ने एडवांस पे दे दिया होगा, सॉरी इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, रेंट आपको किसी ने एडवांस पे दे दिया, तो वो चीज़ें इसके अंदर शामिल होगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हम प्रॉफिट से लेंगे, तो बने रहिए और लगातार इन वीडियो को देखते रहिए ताकि आपकी बेसिक अच्छी हो जाए। उसके बाद जब बेस अच्छा होगा तो फिर कहते हैं स्पीड में भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।